हेलो डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है और वो होता है कि कैसे नॉन नेटिव स्पीकर्स को एज अ टीचर हम इंग्लिश सिखाएं। उनको टीचिंग मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। उनको टीचिंग अप्रोच भी बोल सकते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि टीचिंग के मेथड में और अप्रोच में एक बेसिक अंतर होता है, लेकिन अभी हमारा जो टॉपिक है वो इट्स नॉट टू move into the direction of the difference between approach and teaching. Uh, this lecture is specially meant for writing objective as well as subjective type of questions. खास तौर पे एमफिल और एमए के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके ये सिलेबस में होता है डायरेक्ट मेथड, और कि डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग का बहुत सीधा साधा मतलब है कि इफ यू आर टीचिंग इंग्लिश टू अ स्पीकर हु इज फ्रॉम अ डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड, then you should teach that person into English. अब ये एक नेचुरल मेथड कहलाता है ना। और हालांकि ये टीचिंग इंग्लिश को टीच करने के लिए कोई बहुत अच्छे मेथड्स की कैटेगरी में नहीं माना जाता है। उसका कारण है क्योंकि जो लर्नर की नेटिव लैंग्वेज, आपको सबको मालूम है, जब से हमने बचपन से होश संभाला है और अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो जब तक कोई बहुत मतलब अपनी मदर टंग में हमें कोई मीनिंग ना समझाया जाए तो मोस्टली समझ नहीं आता है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि नहीं डायरेक्ट मेथड से हम कुछ सीख सकते हैं। तो ये स्टैब्लिश हुआ था इंग्लैंड में 1900 में, एंड इसको कंट्रास्ट किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से या जो दूसरे ट्रेडिशनल अप्रोचेज है। उसका मतलब ये होता है कि अब जैसे इंडिया है, आप कोई भी स्टेट में चले जाइए, मैं कई स्टेट्स में रहा हूँ इसलिए मैं इस बात को जानता हूँ कि हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, अलग अलग राज्यों में मैं रहा हूँ, मैंने देखा है। एंड देन व्हेन आई एस्टैब्लिश सम कम्युनिकेशन विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ द अदर स्टेट्स आल्सो इन सदर्न, मैं साउथ इंडिया में भी गया हूँ, तो मैंने देखा है कि उनकी लैंग्वेज में, वहाँ के मलयालम में, केरल में मलयालम में इंग्लिश सिखाई जा रही है। इसका मतलब है कि मदर टंग का इन्फ्लुएंस बहुत जरूरी है, ठीक है। उसको बोलते हैं आप सेंटेंस सिखा दो, लेकिन सेंटेंस कैसे सिखाओगे, ग्रामर से, तो उसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलते हैं। वो ट्रेडिशनल अप्रोच मानी जाती है। अब बात चलती है कि भाई एक बाइलिंगुअल मेथड भी होता है जिसको CJ डॉटसन ने स्टार्ट किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी स्टूडेंट इसका आंसर लिखे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में कि व्हाट इज, तो एक बात का ध्यान रखना है, ये हमेशा याद रखो कि सबसे पहले टीचिंग मेथड को डिफाइन कर दो, फिर डायरेक्ट टीचिंग मेथड पे आ जाओ। भाई बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं और कोई भी टीचिंग मेथड उसको हम सक्सेसफुल कब मानते हैं, जब वो चार चीजों को कंप्लीट करता है: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमेशा आपको याद रखना है। LS, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये चार टॉपिक उसमें आने चाहिए। तो ये आपको अपनी मर्जी से इसमें ऐड करना है कि आंसर में कि भाई अच्छा टीचिंग मेथड वो माना जाता है जिसमें एफिशिएंसी बढ़े, कि आपका लिसनिंग इंप्रूव हो रहा है क्या, आपका स्पीकिंग इंप्रूव हो रहा है क्या, आपका रीडिंग इंप्रूव हो रहा है। तो डायरेक्ट मेथड से इन सारी चीजों के ऊपर कितने हद तक, इसीलिए कोई भी टॉपिक टीचिंग मेथड का जो पढ़ाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो मेथड के मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या है, ओके, और किस अप्रोच पे वो काम करता है, और उसमें वोकैबुलरी कैसे सिखाई जा रही है, सेंटेंस कैसे सिखाया जा रहा है, और स्टूडेंट को इन चार टॉपिक्स के ऊपर किस तरह से कमांड करवाई जा रही है: रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। So it was adopted by key international language schools such as Berlitz and in Lingua। इन ये आपके काम का नहीं, इसको आप छोड़ दो, आगे बढ़ो। In general, teaching focuses on the development of oral skills. Characteristic features of direct method are teaching concepts and vocabulary through pantomiming. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कैसे इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है स्पोकन या ओरल स्किल्स के ऊपर। कि जो स्टूडेंट है उसको, पेंटोमाइम का मतलब होता है एक्टिंग करके, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट दिखा करके या अदर विजुअल मटेरियल, जिसको हम लोग ड्रिल्स और प्रॉप्स बोलते हैं। कि टीचर जो है, अगर मान लीजिए मुझे उस किसी स्टूडेंट को ऐसे सिखाना है कि भाई ये पावर बैंक है, तो मुझे उसको ऐसे पावर बैंक दिखाना पड़ेगा कि दिस इज पावर बैंक, वरना वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन क्या इसकी लिमिटेशन यही समझ जाओ, क्या आप उसके सामने हर वर्ड का एक पिक्चर उठा के लाओगे? देयर आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आल्सो, यू कैन नॉट टीच द स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड ऑल, ठीक है। तो ग्रामर को जब इसमें सिखाया जाता है तो इंडक्टिव अप्रोच से, हमेशा याद रखिए जब भी हम टीचिंग मेथड लिखिए तो दो अप्रोचेज होती हैं, एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव।
इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जिसमें लर्नर फाइंड आउट रूल्स थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ एडिक्वेट लिंग्विस्टिक फॉर्म्स इन द टारगेट लैंग्वेज। टेक्निकल टर्म है, टारगेट लैंग्वेज का मतलब इंग्लिश। क्या करता है बच्चे को, आप जैसे हम अपनी मदर टंग सीखते हैं तो हम उसको ग्रामर नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ग्रामर पता चल जाती है। तो इंडक्टिव मेथड का मतलब है पहले यूज फिर रूल, ठीक है। फिर सेंट्रल जो इसमें एस्पेक्ट रहता है वो क्या रहता है, प्रोनाउंसिएशन नेटिव की तरह। तो जब भी कोई इंडिया में आप जाइए, देर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आई हैव सीन इन इंडिया, but still I met with those professors in my MPhil, those who used to speak like native speakers. उनकी जिंदगी इसी चीज में चली गई कि वो जैसे अगर उनको ऐसे बोलना है कि ये वाला सेंटेंस के, तो वो ऐसे बोलेंगे, centrality of spoken English including native like pronunciation। मतलब वो पूरी कोशिश करते थे कि वो वैसे बोलें जैसे अंग्रेज बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने आंसर में, पूरा आंसर देने के बाद में, क्योंकि आपका एक बहुत हाई स्टैंडर्ड का प्रोफेसर आपका पेपर चेक करेगा, तो उनकी जो नॉलेज है उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपको साथ साथ में बीच बीच में कुछ कमेंट्री भी लिखनी चाहिए कि दोनों बातें जरूरी हैं। आपको पता है व्हेन इन यूनाइटेड नेशंस और सपोज इन इंग्लैंड, इन अमेरिका, सर्टेन जॉब्स required that you need to pass certain certificates of IELTS and TOEFL kind of examinations। तो उसमें अगर आपका वो प्रोनाउंसिएशन उस लेवल में नहीं है, तो then you won't be able to understand those people there, है ना। अभी भी जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं तो कई बार हम उनके डायलॉग्स नहीं समझ पाते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आप इंडिया में ही रह रहे हो तो देयर इज नो नीड टू स्पीक लाइक अ पर्सन हु इज लिविंग इन इंग्लैंड, उसकी तरह नेटिव स्पीकर की तरह बोलने की जरूरत नहीं। ये मैंने बीच में लेक्चर दिया कि उसकी कितनी जरूरत होती है, लेकिन अगर आप सीख रहे हो तो आपको वो आना चाहिए। फोकस ऑन क्वेश्चन आंसर पैटर्न। इनका क्वेश्चन आंसर पैटर्न पे इसलिए ज्यादा जोर रहता है क्योंकि उससे बच्चा जल्दी सीखता है। अब है इसकी डेफिनेशन, क्या होता है। डायरेक्ट मेथड इज इन टीचिंग लैंग्वेज इज डायरेक्टली एस्टेब्लिशिंग एन इमीडिएट एंड ऑडियो विजुअल एसोसिएशन बिटवीन एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन, words and phrases, idioms and meanings, rules and performances through the teacher's body and mental skills without any help of the learner's mother tongue. Suppose I'm teaching in a class where I have restricted myself using any native language of the learner. Then suppose I will go to any extent to explain the things to them. Suppose I want to show to them that this is a pencil and this is its lead. Okay, you have to sharpen it. Then I will bring a sharpener in the class and will sharpen the pencil in front of them. Right, you have to write it with it. Just imagine, like there were many teachers I came across during my education. My teachers used to tell me that when this University of Rajasthan was established in India, राजस्थान, तो एक आयरिश प्रोफेसर ने उसको स्टार्ट किया था। एंड देन शी डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी, बट ओवर टाइम माय गाइड वाज टेलिंग मी कि उनको भी बीच बीच में हिंदी वर्ड यूज करने पड़ते थे, अदरवाइज शी वोंट बी एबल टू टीच द लोकल पीपल हु यूज्ड टू लर्न। लेकिन वो जो स्टार्टिंग के बैचेस निकले थे, स्टार्टिंग के जिसमें मेरी गाइड पढ़ी थी, उनका लेवल इंग्लिश का बहुत अच्छा है, क्योंकि देयर माइंड वाज मोर attuned to, directed towards the Indian meaning, English meanings, Indian, so I'm so sorry, बार बार Indian word आ रहा है, English language, English idiom, English pronunciation, English expressions। तो मदर टंग का इन्फ्लुएंस नहीं होने से हर चीज में आपको ऑडियो विजुअल यूज करना पड़ता है, अपने एक्सपीरियंस से और अपने एक्सप्रेशन से आपको सिखाना पड़ेगा एज अ टीचर। हर चीज, वर्ड भी, फ्रेज भी, ईडियम भी, मीनिंग भी, रूल भी, परफॉर्मेंस भी। अगर लेकिन मदर टंग कैसे उसको इजी कर देती है कि यू आर सेइंग कंटीन्यूअस टेंस, यू आर लर्निंग प्रोग्रेसिव टेंस एंड इट इज वेरी इजी। आई एम गोइंग, आई एम डूइंग। लेकिन अगर बच्चे को इतना समझा दो कि इसमें रहा रही रहे लगे, तो वो तुरंत बहुत सारे सेंटेंस बना लेगा। तो लिमिटेशंस भी हैं इनकी। Direct method of teaching language aims to build a direct way into the world of the target language, making a relation between experience and language. This method intends for students to learn how to communicate in target language. This method is based on the assumption that the learner should experience the new language in the same way as she experienced in his mother tongue. तो मदर टंग में हमारी जो बिना ग्रामर की फ्लुएंसी आ गई है, वो की वही बुलाने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी हद तक एक यूटोपियन या आइडियलिस्टिक व्यू है कि बिना एक लैंग्वेज की ग्रामर को सीखे, सेकेंड लैंग्वेज की खास तौर पे। सो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मदर टंग एक अलग कंडीशन है, जिसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप लैंग्वेज बोल रहे हो। लेकिन
जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं तो ऑलरेडी इंटरफेरेंस करने के लिए मदर टंग बीच में आ जाती है, तो वो इंटरफेयर भी करती है और मदद भी करती है। अब एसेंशियल क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, ट्रांसलेशन नहीं करना है, ओके, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नेचुरल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करके, कॉन्टेक्चुअल सिचुएशंस क्रिएट करके आपको लैंग्वेज को सिखाना पड़ेगा। ओरल ट्रेनिंग जो है आपको रीडिंग में और राइटिंग में हेल्प करेगी, जैसे मैंने आपको बताया 4 एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज टीचिंग के, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और ग्रामर जो है वो इनडायरेक्टली सिखाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका टेक्निक्स की, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, डिक्टेशन लिखाई जाती है, रीडिंग जोर जोर से कराई जाती है क्लास में, स्टूडेंट को सेल्फ करेक्ट करने के लिए कहा जाता है, व्हेन अ स्टूडेंट मेक्स अ मिस्टेक द टीचर ऑफर्स हिम, 2 बार पूछा जाता है, ध्यान से देखो तुमने क्या सेंटेंस बोला, गलत था कि सही था, स्टूडेंट अपना प्रैक्टिस अपने अप्लाई करेगा और वो गलत सही अपने आप को सुधारेगा। फिर कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करवाई जाती है 2-3 स्टूडेंट्स को बिठा करके, ठीक है, स्टूडेंट टीचर बात कर सकते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट बात कर सकते हैं, फिर पैराफ्रेज करवाए जाते हैं, यानी कि समरी करवाई जाती है बड़े बड़े पैसेजेस की। फिर आता है कि इस मेथड का क्या नेचर है, इसको नेचुरल मेथड कहा जाता है क्योंकि इट वाज डेवलप्ड एज अ रिएक्शन। ये जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं निकल पाया अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए, तो इसको डिजाइन किया गया। ऐसा नहीं है कि ये पहले डिजाइन किया गया, पहले यही डिजाइन किया गया क्योंकि मैकॉले जो थे उन्होंने 1835 में इंडिया में इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद में ये एक युद्ध स्तर पर ये काम स्टार्ट हो गया था कि क्लर्क्स बनाने के लिए हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने हमें बहुत लिमिटेड इंग्लिश दी जिससे केवल हम काम कर सकें। तो लेकिन हायर ऑफिशियल ऑफिशियल बनने के लिए आपको हाई लेवल की इंग्लिश चाहिए, तो फिर उसमें इस चीज को इस्तेमाल किया गया। अब इसमें होता है कि इसका जो मेन टारगेट है वो है कि भाई एक परफेक्ट कमांड फॉरेन लैंग्वेज पे हमारी हो जाए। मेन फोकस बीइंग टू मेक द लर्नर थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज इन द सेम मैनर जैसे वो अपनी मदर टंग में सोचता है। In traditional language learning, pupil participation was found to be diminished as the teaching is perceived to be long and monotonous. अच्छा, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ऑब्वियसली स्टूडेंट को ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, ठीक है। फिर मैं जैसे मैंने बताया कोई भी मेथड है तो उसकी मेरिट्स डिमेरिट्स स्टडी करते हैं। इसका सबसे पहला मेरिट क्या हो गया कि मदर टंग का इंटरफेरेंस नहीं आएगा, बीच बच्चा 100% इंग्लिश में ही सोचने लगता है, ठीक है, तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनता है इंग्लिश का। फिर वो उसकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करता है क्योंकि जो भी टीचर, अच्छा मेरिट में मैं हल्की सी डिमेरिट डिस्कस कर लूं, हालांकि वो बाद में करेंगे। इसमें टीचर जो है वो परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि उसी की प्रोनाउंसिएशन को स्टूडेंट फॉलो करेगा, उसकी एक्सप्रेशन को, उसकी राइटिंग की चीजों को, उसकी काइनेसिक्स को, काइनेसिक्स का मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज को, ठीक है। तो एड्स रीडिंग रीडिंग काफी इंप्रूव हो जाती है स्टूडेंट की, और क्योंकि वो हर चीज को रीड करके ही उसको ज्यादा से ज्यादा समझना होता है। फिर लैंग्वेज का सेंस इंप्रूव हो जाता है, एक्टिविटी से भरा होने से ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें टारगेट लैंग्वेज जो यानी कि इंग्लिश जो है उसको हमेशा मतलब एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है। फिर लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग को स्ट्रेस किया जाता है इसमें। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। फिर हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वर्ड्स फ्रॉम पैसिव वोकैबुलरी इनटू एक्टिव वोकैबुलरी, क्योंकि वो रोज यूज करता है तो वो एक्टिव वोकैबुलरी बन जाती है। अभी क्या होता है कि हमें हिंदी में तो वर्ड याद रह गया और फिर हम उसको यूज नहीं करते हैं तो वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी नहीं आती, यानी कि फंक्शनल वोकैबुलरी नहीं आती, ठीक है। हेल्प्स इन प्रोसीडिंग द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अभी क्या होता है कि हम केवल पर्टिकुलर सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश नाउ, आई यूज इंग्लिश इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बट बिकॉज आई डोंट फील द नीड टू यूज इट कि मैं अपनी वाइफ को कहूँ कि ये जो तुमने मुझे बेलन मारा है, अब ये बेलन टूट गया, अब नेक्स्ट बेलन कैसे मारोगे, अभी ना खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है रोलिंग पिन, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन दैट वे कि भाई बेलन का मैं एग्जैक्ट इंग्लिश बोलूं। सो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत रेयर हो जाता है ये वाला केस, है ना। मेक्स यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स रीडिंग एंड राइटिंग, फैसिलिटेट्स अलर्टनेस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ भी गलत निकला, कुछ छूटा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। फिर इसमें रिटन वर्क को ज्यादा सिस्टमेटिक तरीके से नहीं देख पाते हैं, उसको इग्नोर किया जाता है, तो डीमेरिट्स हो गया इसका। और रीडिंग एक्टिविटीज नहीं होती हैं ज्यादा क्योंकि ज्यादातर जो स्ट्रेस है वो बोलने पर रहता है, ठीक है। हायर लेवल की क्लासेस में मे नॉट होल्ड वेल बिकॉज वहाँ पे आपको हर तरह की एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है। तो जैसे हम सेकेंड लैंग्वेज लर्नर हैं, हम इंडियंस, और हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, और सपोज लिटरेचर की लिमिटेड वोकैबुलरी होने की वजह से अगर एक टीचर केवल इंग्लिश टू इंग्लिश समझाएगा
तो स्टूडेंट का जो लेवल है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। सपोर्ट्स ओनली लिमिटेड वोकेबलरी, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लिमिटेड वोकेबलरी इसलिए होगी कि वो हर चीज के लिए विजुअल एड की जरूरत पड़ती है इससे, ठीक है। फिर स्किल्ड टीचर कहाँ से लाओगे आप बार बार, आप यू कैन नॉट आस्क द इंग्लिश पीपल ऑलवेज टू सेंड देयर टीचर्स हियर बिकॉज दे विल ऑब्वियसली आस्किंग फॉर मोर मनी, ignores reading and writing aspects of language learning, does not teach grammar systematically. And that you must have seen that the students from English medium background, they mostly are, I've seen that they are weak in grammar. But on the other hand, the students from Hindi medium background, when they learn English, because as you know that grammar is compulsory in all the 10th and 12th exams and in the 8th exam, but you know that Hindi medium students or say local language, vernacular language board exam students, they are good in grammar, but again they can't speak English well. तो अगेन प्रॉस एंड कॉन्स आर देयर, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, रियल लाइफ सिचुएशंस आपको क्रिएट करनी पड़ती है। आप बोर्ड पे लिख के 2 मिनट में एक चीज सिखा सकते हो, लेकिन देन क्लास में अगर आपको सिखाना है डायरेक्ट मेथड क्रिएट करने के लिए, तो देन यू हैव टू क्रिएट अ होल लॉट ऑफ एटमोस्फेयर। तो फिर स्लो लर्नर्स तो इसमें बेचारे पीछे रह जाएंगे। फिर आते हैं कि इसमें क्या प्रिंसिपल काम करता है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इज कंडक्टेड एक्सक्लूसिवली इन इंग्लिश, only everyday vocabulary and sentences are taught during the initial phase, ठीक है। तो ये भी एक important, फिर बाद में इसके लेवल बन जाते हैं, प्राइमरी लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, हायर लेवल। ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स आर बिल्ट अप इन अ केयरफुली ग्रेडेड प्रोग्रेशन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड क्वेश्चन एंड आंसर एक्सचेंजेस। तो वो स्पेशली हायर लेवल की लर्निंग में काम नहीं आती है, ठीक है। ग्रामर को इंडक्टिवली सिखाया जाता है कि बहुत देर तक कंटिन्यूस टेंस को यूज कर लिया, देन यू टीच देम दैट दिस इज कंटिन्यूस टेंस। बट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, पहले आपने टेंस लिख दिया क्लास में, फिर वो बच्चों से आप सेंटेंस बनवाते हो। तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ये डिडक्टिव नहीं होता है, इंडक्टिवली होता है। न्यू टीचिंग पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओरली, कॉन्सेंट्रेट वोकैबुलरी, कंक्रीट वोकैबुलरी टॉट थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, ये आपको समझ में आ जाएगा। बोथ स्पीच एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज टॉट, correct pronunciation and grammar are emphasized, students should be speaking approximately 80% of the time during the lesson। तो सोचने का काम तो हो ही नहीं सकता। स्टूडेंट्स आर टॉट फ्रॉम इंसेप्शन टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि उनको खुद सोचना पड़ेगा क्या पूछना है। फिर आते हैं कि भाई पेडागोजी क्या होती है, कि इसमें कैसे सिखाते हैं, थोड़ा सा ये भी सीख लीजिए। की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस मेथड आर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड, नंबर, अल्फाबेट, कैरेक्टर, सेंटेंस और कॉन्सेप्ट। जैसे शो है, पॉइंट टू द विजुअल एड और जेस्चर। आपको कोई वर्ड शो सिखाना है, से सिखाना है, ट्राई सिखाना है, मोल्ड सिखाना है, रिपीट है ना। तो आप क्या करते हो, 5 चीजों को सबसे पहले दिखाओ, फिर उनको बोलने के लिए कहो, फिर उनको ट्राई करो, खुद करो, फिर उनको बच्चों को बार बार बुलवा के उनको मोल्ड कर दो उसमें, फिर बच्चों से कहो कि वो रिपीट करें कई कई बार, ठीक है। फिर फिर से वो रीड करें और रिपीट करें, ठीक है। फिर स्टूडेंट टीचर पॉजिटिव बोले, स्टूडेंट उसमें डोंट लगा करके नेगेटिव का आंसर दे, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाए, फिर वो प्रोनाउंस कैसे यूज करते हैं उनको सिखाए, क्वेश्चन टैग सिखाए कि भाई कोई सेंटेंस पॉजिटिव बोल दिया उसका इंटरोगेटिव बनाओ। फिर रैंडम सीक्वेंस में कोई वर्ड रख दिया, कोई सेंटेंस रख दिया, फिर उनको सिखाया जाता है ये सब आपको रीड करना है, ठीक है। फिर आगे उसको रिव्यू करता है टीचर कि कितना गलत किया स्टूडेंट ने, कितना सही किया। फिर वो ऑब्जर्व करता है और वो स्टूडेंट को मार्क्स देता है, ठीक है। फिर लेसन टू लेसन ले जाता है स्टूडेंट को, ठीक है। फिर अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह की एक्सरसाइज दी जाती है। फिर टीचिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज लेटर्स, कैरेक्टर्स एंड रीडिंग वर्ड्स शुड एम्प्लॉय सेम स्टेप्स एज इन अबव एस्पेक्ट। ये आपको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर आ गया आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि किस द डायरेक्ट मेथड वाज एन आंसर टू द डिससेटिस्फेक्शन विद द ओल्डर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको बाद में एट द टर्न ऑफ द 18th and 19th century, Sauvier and Frank proposed that language teaching should be undertaken within the target language system, which was the first stimulus for the rise of the direct method। ये आप नाम दे देंगे तो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका पूरा आंसर तैयार होता है, लेकिन इसके अलावा भी आपको अपने लेवल पे भी बीच बीच में कुछ चीजें लिखनी चाहिए कि आप इमेजिन कर लें कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आप पोइट्री का एस्थेटिक सेंस नहीं सिखा सकते किसी स्टूडेंट को 100%। चलिए, तो ये था आपका आज का लेक्चर।